हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम्पावर क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। जैसे कि लैंग्वेज के पेपर हो चुका है और इन्हीं बीच में मैं फिजिक्स का लेक्चर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। जो भी आपका एग्जाम हो चुका है उसके कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग को मालूम है ये इंट्रेंस के बेस पे भी रहता है। जैसे कि लैंग्वेज पेपर तो इंट्रेंस में होते नहीं, तो फिजिक्स जो होता है इंट्रेंस में भी होता है। सीटी होगा, नीट होगा, जेई होगा, तो उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपका फिजिक्स का जो मार्क्स होते हैं, फिजिक्स का जो भी एग्जाम होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के करियर के बेस पे। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपको चाहिए रहेगा तो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करने जाता हूँ। तो देखिए पहला चैप्टर मेरा क्या है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्या है चैप्टर का? रोटेशनल डायनामिक। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक का इसमें पूरा पार्ट 1 है, समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या है, मैं ज्यादा इसमें आप सभी को पूरा डिटेल में नहीं आपको ये चैप्टर लेके जाने वाला, बिकॉज अब आप सभी को मालूम है बोर्ड एग्जाम है, तो मैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, वो सभी मैं इसमें कवर कर लूंगा और आपको उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैं इस चैप्टर इस लेक्चर में लेने वाला हूँ वही आपको अगर प्रिपेयर कर ले तो यह है कि आपका अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मैं 90% का वो नहीं देने वाला हूँ, बट ये बता सकता हूँ आपका एक रेस्पेक्टफुल स्कोर आ सकता है जो भी टॉपिक में आज कवर करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, अगर समझ लो कि सबको मालूम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक साथ बताता हूँ। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो आप समझिए कि गांव में सब रहे होंगे, तो मैं गाय भैंस का एग्जांपल से समझाऊंगा आप सभी को। समझ लीजिए गांव में सभी देखे होंगे कि गाय का ही बात करें, एक खूंटे में बांधा रहता है। समझो खूंटा आप सभी को मालूम है, ज्यादातर लोग यूपी से बिलोंग तो करते ही होंगे, तो खूंटे में बांधा हुआ है। अब गाय को जब खूंटे में बांधा गया तो गाय क्या करेगा? अगर उसको घास को खाना है, घास को क्या करेगा? वो इधर जाएगा खाएगा, फिर इधर जाएगा खाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, ये इतना एरिया कवर कर लेगा गाय। क्या उसके आगे क्यों नहीं जा रहा है? उसके आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसका जो रस्सी था रोप उसके आगे जाने नहीं देगा। और वो रस्सी क्या करेगा? सेंटर का काम करेगा, सेंटर से रेडियस तक क्या बना देगा? रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का वैल्यू डिस्टेंस रहेगा और वो डिस्टेंस का क्या बना जाएगा? रेडियस। तो अगर इसके आगे जाने की कोशिश करेगा तो जो बीच में जो खूंटा बांधा है उसको आगे खींच लेगा। क्या करेगा? खूंटा उस रस्सी से उस गाय को सेंटर की तरफ खींचेगा, खूंटे की तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट आगे जाने की कोशिश करेगा भी तो, लेकिन वो सेंटर क्या करेगा? उसे खींचेगा। तो जब सेंटर की तरफ खिंचा जाएगा तो इधर से खींचा गया, इधर से भी आगे जाने की कोशिश, इधर से सेंटर से खींच लेगा। तो ये जिधर पे भी जाने करेगा चारों तरफ से, ईच एंड एवरी डायरेक्शन से वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन मोशन के साथ साथ वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, सेंटर से दूर हो ना जाए, सेंटर हमेशा अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करके रखे, तो उसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल मोशन। क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल मोशन। और उसमें कुछ एक फोर्स लगेगा, अब उस फोर्स को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या उसमें एक्सीलरेशन नहीं लगेगा? एक्सीलरेशन भी लगेगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला में क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट क्या था? फादर इज इक्वल टू मां। क्या था? फादर इज इक्वल टू मां। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का फोर्स का फॉर्मूला था। तो ये इसमें ए क्या है? ए क्या है? ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन। तो मैंने एक चीज अभी बताया कि ये इस मोशन को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल मोशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल मोशन। लेकिन इस मोशन में एक फोर्स लग रहा है जो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया जाएगा। सेंट्रीपिटल मोशन है तो फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सीलरेशन है तो इसको भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाएगा। एक ही टॉपिक से तीन चीज क्लियर होकर आता है। पहले तो मैं बताया सेंट्रीपिटल मोशन। सेंट्रीपिटल मोशन में एक फोर्स जनरेट होगा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हुए और उस फोर्स को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स आया क्या? एक्सीलरेशन से, तो एक्सीलरेशन को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा इसी को एक एग्जांपल से बनाता हूं मैं। देखो इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। हो सकता है कि गाय बहुत ताकतवर हो सकता है वो अपने फोर्स से क्या करेगा? उस रस्सी को तोड़ लेगा। देखे भी रहोगे, अब रस्सी को तोड़ लेगा तो सेंटर के आसपास तो घूमेगा नहीं, इतना दिमाग तो गाय के पास भी है, तो सेंटर के आसपास घूमने वाला नहीं। क्या सेंटर से कहां भागेगा?
सेंटर से दूर भागेगा, सेंटर से दूर। अब जब सेंटर से दूर भागेगा तो उसमें कुछ फोर्स गया, उस फोर्स को बोला, और उस पहले मोशन की बात कर लेते हैं, उस मोशन को बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मोशन बोला जाएगा। ठीक है, और उसमें जो फोर्स लगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसमें जो एक्सीलरेशन जनरेट रहेगा उसे बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन बोला जाएगा। ठीक है, दोनों के समझ में आ गया? एक बस गाय का एग्जांपल याद रखो आपको, सेंट्रीफ्यूगल, जब गाय खूंटे के अंतर्गत घूमते रहेगा, घास खाते रहेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और जब जैसे रस्सी टूटा वो सेंट्रीफ्यूगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से दूर जाना शुरू कर देगा। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, बचपन में ऐसा रस्सी में पत्थर बांध के सभी लोगों ने ऐसे ऐसे घुमाया रहेगा, जब तक वो रस्सी में पत्थर घूमते रहता है तब तक वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। लेकिन जैसे रस्सी टूटा तो वो दूर जाता है, पत्थर कहाँ जाता है? दूर जाता है, वो सेंटर से दूर जाते हुए उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अब सेंट्रीपिटल, एक मिनट, तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है? इसमें लिखा हुआ कंसेप्चुअल मोशन। कंसेप्चुअल मोशन, कंसेप्चुअल मोशन में देखो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आप सभी को बता देता हूं, एक बहुत अच्छा सा देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सीधा लीनियर जाता है, लीनियर, हाँ लीनियर, अगर एक लाइन में मोशन होता है जिसे लीनियर मोशन बोला जाता है, जब लीनियर मोशन रहता है तो उसे उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एस होता है। क्या होता है? एस। समझो, एक टेबल। तो देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे लीनियर और एंगुलर के लिए अलग अलग कैटेगरीज, मतलब डिफरेंस बिटवीन बना दिया हूँ। देखो अगर लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे पहले सुनिए, लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस। क्या होता है? एस होता है। वही एंगुलर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है थीटा। अभी अभी बताया था यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया, तो यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हो गया? उसके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, तो क्रिएट हुआ तो क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया थीटा। अब लीनियर में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? v होता है। क्या होता है? v। एंगुलर में जो वेलोसिटी होता है ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। इसके बाद लीनियर में जो एक्सीलरेशन होता है a होता है, और एंगुलर में जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तो ये तीनों का रिलेशन, जैसे अभी रिलेशन पूछ लिया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, तो इसका बहुत अच्छा एक शॉर्टकट है। अगर मैं यहीं से बात कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो s एंड r का रिलेशन चाहिए तुम्हें, s और थीटा का, s और थीटा का। देखो तो s और थीटा मतलब क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका रिलेशन देखो बहुत इजी है, s है ना, याद रखो s, इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, r थीटा। क्या हो जाएगा? r थीटा। इतना ही नहीं, अब क्या है? v और ओमेगा है ना, इसको v से r से मल्टीप्लाई कर दो, r ओमेगा। ठीक है, खत्म। ये क्या है? a एंड अल्फा, a एंड अल्फा। देखो a इज इक्वल टू r अल्फा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, लॉजिकली पढ़ाई करना चाहिए। देखो यहाँ क्या था? एस आर, एस थीटा था ना, एस थीटा, तो क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे v था तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे a था तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, इससे इजी क्या चाहिए आप सभी को? बताओ, इससे इजी मिलेगा तो बताइए मेरे को भी। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। बस इसको एक तरफ लीनियर, एक तरफ ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो ये रिलेशन आपको बहुत आसानी से जाएगा, और ये बहुत न्यूमेरिकल में भी हेल्पफुल होने वाला है आप सभी को। ठीक है, तो इसको याद रखिए रिलेशन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या टॉपिक है अभी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डिनोटेड बाय थीटा। क्या है? डिनोटेड बाय थीटा एंड थीटा। ठीक है, एंगल थ्रू व्हिच एन ऑब्जेक्ट मूव सर्कुलर पाथ। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, उस सर्कुलर पाथ पे जिस एंगल से मूव करेगा, जैसे ये सर्कुलर पाथ है मान लो, तो ये सर्कुलर पाथ पे जिस एंगल से मूव करेगा, जैसे ये एंगल क्रिएट हुआ ना, ये एंगल, ये दोनों के बीच में क्या हुआ? एंगल क्रिएट हुआ, थीटा। तो इसे बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझे?
इसको रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस वेक्टर, ठीक है, जिसे अभी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इट ऐसा यूनिट्स ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियस इज डिग्री। इधर से बता देता हूं मैं आप सबको ज्यादा क्लियर है। देखो क्या है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये हो गया एसआई यूनिट इज रेडियन। क्या हो गया, एसआई यूनिट रेडियन। और वैसे भी आप सभी को मालूम है कि थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। थीटा क्या होता है, एक एंगल। आप सभी को मालूम है कि अगर 30 डिग्री लिखते हैं तो 30 डिग्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिग्री। क्या लिखते हैं, डिग्री। और आप मैथ्स में भी पढ़े हो, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, पाई बाय 2। अच्छा ये सब क्या होता है, जब पाई होता है तो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन, सी से डिनोट किया जाता है। और जब 1 डिग्री होता है, ठीक है, पाई रहता है तो रेडियन में होता है, और बाकी नॉर्मल के लिए क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। तो दो यूनिट होते हैं डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एक तो होता है रेडियन। चलो देखते हैं, देखिए क्या टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये भी बताया कि अगर समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां गया, तो इसमें एक एंगल क्रिएट होता है। क्या हो गया, एंगल। अब ऑब्जेक्ट यहां से, ये क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है। क्या है, इनिशियल पोजीशन है। अच्छा ये इनिशियल पोजीशन से यहां पर आ गया फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। तो इसके बीच में एक एंगल क्रिएट हुआ, उसको बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है, थीटा से इसे डिनोट किया जाएगा। देखो इधर लिखा है डिनोटेड बाय थीटा, एंगल थ्रू व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव। क्या बोला है, एंगल एट व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव, मतलब क्या बोला है, एंगल थ्रू व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये बोला जा रहा है कि एक ऐसे एंगल पे जिस पे ऑब्जेक्ट मूव किया कर रहा है, समझे, तो उस एंगल को बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, ऐसा यूनिट रेडियन एंड डिग्री। अब ये रेडियन और डिग्री कैसे, अगर मान लो कि थीटा का वैल्यू पाई में है 2 पाई, तो ये पाई है तो पाई को रेडियन में बोला जाता है। किसमें रहेगा, रेडियन में रहेगा, ठीक है, रेडियन। और जिसमें पाई नहीं रहेगा, मान लो 30 है, तो ये डिग्री में रहेगा, ठीक है, किसमें रहेगा, डिग्री, और इसमें सी रहेगा, समझ में आया। तो दो डिग्री इसके, एक तो डिग्री से क्या होता है, एक डिग्री में है और एक रेडियन में, दोनों यूनिट इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज आल्सो लेंथ। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, लेंथ के नाम से जाना जाता है। इसको कौन से नाम से, लेंथ के नाम से। इसको रब कर देता हूं, देखिए लेंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं, बेसिकली इसको बोल सकते हैं एंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एंगल के नाम से जाना जाता है, लेंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो लेंथ, इट इज अ डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए, एक ऑब्जेक्ट यहां पर, उसको जाना है यहां पे, ठीक है, बी के पास है, ए के पास है, वो गया यहां पे सी के पास, सी के पास गया बी पे, एक कंडीशन और था, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां पे गया। तो अब देखो कंडीशन, देखो ए को पहुंचना है, ये क्या है, इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। उसको यहां से स्टार्ट होके जाना कहां पर है, यहां पे, ठीक है, यहां पे जाना है। और एक सीधा जा सकता था, कैसे जा सकता था, यहां से गया, यहां से, और एक सीधा जा सकता था। तो तीन कंडीशन है, एक तो पहले वो यहां पे डी, ए से जाकर सी पे, सी से जाके बी पे, एक दूसरा कंडीशन ए से डी, डी से यहां पर ई, ई से फिर आर, आर से फिर बी, कितने सारे डिस्टेंस हो गए। एक तीसरा कंडीशन ए से डायरेक्ट बी पे। अब देखो इसमें मिनिमम डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कौन सा रहेगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, जिसमें डिस्टेंस कम आ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक टाइप का डिस्टेंस है, एक टाइप का क्या है, डिस्टेंस है, जिसमें कम डिस्टेंस लगता है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके डेफिनेशन वगैरह बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना रहेगा तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है, मतलब फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक मिनिमम डिस्टेंस जो लगता है उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बस इतना है। नेक्स्ट अभी क्या हमारा देखो, अभी हमारे पास है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सिर्फ वेलोसिटी बता दो मुझे, सिर्फ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, इतना चीजें होते हैं। अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए।
अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या बोला था मैं, ओमेगा बोला है। क्या बोला है? ओमेगा बोला है। तो एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या, और वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं सिर्फ एक ही चीज याद रखो, देखो वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी रहता तो v इज इक्वल टू s अपॉन t हो जाता। एंगुलर वेलोसिटी है तो थीटा अपॉन t हो, क्योंकि ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो इसलिए थीटा और अपॉन टाइम एंगुलर में, और लीनियर में ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता तो s अपॉन t ये होगा। अब देख लेते कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते क्या इसमें बोल रहा है। देखो डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, और यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बहुत बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के माइंड में। देखो इधर लिखा है रेट, क्या लिखा है? रेट। अब रेट का मतलब ना, अभी मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इधर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा लिखा जाता है। बट एक केस में कैसा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? s2 s1 अपॉन t, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अब ये तो है एंगुलर वाला, तो एंगुलर वाले में क्या होगा? ओमेगा ओमेगा सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t, ये होता है ओमेगा के बराबर। अब देखो अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक यहाँ पे आपको बराबर दिख रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो क्या है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? v है, और बोला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्या बोला जा रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ना, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब देखो इधर लिख देता हूं, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम, वो तुरंत गलत हो गया, क्योंकि जब भी रेट बोल दिए तो पर यूनिट टाइम बोलने की क्या जरूरत है? कि रेट का मतलब ही तो डिवाइड बाय टाइम, वो रेट भी बोलते डिवाइड बाय टाइम भी बोलते, पर यूनिट टाइम भी बोलते, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेट बोल दिए तो डिवाइड बाय टाइम हो गया, फिर पर यूनिट टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप रेट मत बोलो, ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम बोल दो, लेकिन अगर रेट बोल रहे तो डिवाइड बाय टाइम बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम या आ रहा है बराबर? चालू वीडियो चालू है, ठीक है, कट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखना है हमको, इधर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इधर ओमेगा लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में। जब पोजीशन में चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, तो एंगल चेंज होने वाला है, तो क्या लिख सकते हैं? थीटा 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय t। अब देखो डिपेंड करता है, अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या? थीटा f, क्या है? थीटा f थीटा i, इसका मतलब क्या? वही बात को थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा f माइनस थीटा i, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, समझे? फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या है? फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। इसमें देखो एक चीज है, इसमें माइनस क्यों होगा? माइनस क्यों बता दो, क्योंकि जब बोला चेंज, क्या बोला? चेंज का मतलब क्या होता है? माइनस, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होता है? माइनस, याद रखो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनस करो किसमें? पोजीशन में, पोजीशन एंगल में, और फिर रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये आपका हो गया, ये क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। इसी केस में अगर बोल दिया जाए इनिशियल एंगल, जो इनिशियल एंगल है, हाँ इनिशियल, उसको अगर जीरो मान लो तो क्या हो जाएगा? थीटा f। अब उस थीटा f को थीटा मान लो, ठीक है, तो थीटा डिवाइड बाय टाइम, ये हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहां से तुम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं इसको थ्योरी पार्ट। देखो इधर बोला है थीटा इज इक्वल टू थीटा, देखो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t। अभी d थीटा के लिए आगे d थीटा, क्योंकि जो एंगल है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम है, बहुत कम, इसलिए d थीटा लिया गया। d मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कब यूज होता है? जब किसी भी वैल्यू को ब्रेक करके छोटे-छोटे पार्ट में हम स्टडी करते हैं तब हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है d थीटा हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ एंगल बहुत स्मॉल है, ठीक है। यहां पर होगा d थीटा। अब यहां पे कैसे वही चीज लिख दिया दोबारा से, थीटा f माइनस थीटा, बात खत्म हो। इसका यूनिट कैसे का बता दीजिए मुझे। इसका यूनिट देखो, यूनिट ना वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी का तो याद रहेगा, और वैसे मैं बताऊं तो यूनिट क्या है ना, फार्मूला से बनाना सीखो,
ठीक है, इसमें भी देखो मैं फॉर्मूला से बनाना बता देता हूं आपको। देखो ये क्या है, थीटा है, थीटा का क्या होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन, रेडियन ये क्या है टाइम, टाइम को क्या होता है सेकंड, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड ऐसा याद रखो, ठीक है। अभी ये तो एंगुलर वेलोसिटी है तो याद रहेगा सबको, लेकिन ऐसे कोई भी बड़े बड़े जो यूनिट पूछा जाता है ना, तो वो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो फॉर्मूला से बनाना सीख जाओ, इससे तुम आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो देखो ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। अब देखो एंगुलर, अच्छा लीनियर की बात कर लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी। देखो लीनियर वेलोसिटी में क्या होगा, देखिए वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है डिनोटेड बाय v, किसे डिनोट किया जाता है v से डिनोट किया जाता है। और इसमें भी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो यहां पर गलती हो चुकी है, अब पर यूनिट टाइम लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज़ ऑफ कि यहां पर रेट बोला गया, क्या बोला गया रेट बोला गया। तो इस पर यूनिट टाइम को क्या कर दो कैंसिल कर दो, अंडरस्टैंड, पर यूनिट टाइम को कैंसिल कर दो, क्योंकि रेट का मतलब मैंने क्या बताया था डिवाइड बाय टाइम, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को कट कर दो, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या बोला, क्या बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हट जाएगा, बिकॉज़ ऑफ रेट का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा डिनोटेड बाय v, चलो v से डिनोट किया जाता है, इधर लिखता हूं v से डिनोट किया जाता है, तो v लिखा, क्या बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा sf माइनस si अपॉन टाइम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 0 है तो क्या हो जाएगा, अगर एक वैल्यू 0 है तो v इज इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है, s अपॉन t हो जाता है। देखो यहां पे लिखा है s अपॉन t, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, याद कर दीजिए सही। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर में होगा, ये टाइम है, टाइम क्या होगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। समझिए डायमेंशन तो निकालना आप लोग को आता ही हो, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, एंडिंग टाइम में हो, तभी डायमेंशन निकालना आपको नहीं बताता हूं, अगर जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में बता सकता है, डायमेंशन का एक अलग से वीडियो आप सभी के सामने दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन देखो सब अभी टेबल बना के दिया था, जिसको भी टेबल आ गया होगा ना वो बहुत आसान लग रहा होगा, उसको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अगर टेबल आपको आ गया होगा तो। देखिए इसमें क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है, डिनोटेड बाय अल्फा, इट क्या है इट इज द टाइम्स रेट चेंज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको अगर बेसिकली बोला जाए आपको एक याद है ना, तो दोनों तीनों एक ही तरीके से लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो मैंने क्या बोला इधर हम करता हूं, देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन का मतलब v अपॉन t होता है, v अपॉन t होता है, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं ये एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर है, तो एंगुलर में क्या आ जाएगा अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओमेगा, क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन t। आप सोचो कि ओमेगा चेंज हो सकता है, वेलोसिटी है ना वो चेंज हो सकता है, तो ये जो ओमेगा है इसको क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया, क्या ये माइनस को मैंने क्या बोला था चेंज, माइनस को क्या बोला था चेंज, तो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो गया चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो गया ये चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा डिवाइड बाय टाइम मतलब क्या होगा रेट, क्या होगा डिवाइड बाय टाइम मतलब क्या होगा रेट, क्या बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बहुत इजी है, जैसा मैंने पहला कांसेप्ट दिया ना उसके हिसाब से सब लेके जाऊंगा मैं। तो क्या है माइनस मतलब चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। यहां पे वही देखो लिखा है इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड इट्स द रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसका फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt, यही चीज आ गया, फिर से देखो यहां में वही चीज एक्सप्लेन किया गया। इसका यूनिट क्या आ जाएगा बता दीजिए, अब इसका यूनिट क्या आ जाएगा, देखो ये ओमेगा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड और है नीचे, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो इसका ही होता है वेलोसिटी का ही। अब मीटर पर सेकंड इसका आ गया मीटर पर सेकंड, और एक यहाँ पर टाइम है तो एक और सेकंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ लोग माइंड में आ रहा है सर यहाँ पर ओमेगा अपॉन टी क्यों नहीं आया, ओमेगा टी बोला ना अभी भी बहुत बार बताया। अगर इसका क्या होगा 0 तो क्या आ जाएगा, मतलब इसको क्या लेंगे ओमेगा अपॉन टी, ये आ गया अल्फा, ठीक है।
एक ही चीज है सब, अब एक ही चीज है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म होगी। अच्छा एक चीज और यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय ए एंड इसको भी वही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सेम कांसेप्ट यहाँ पे भी रॉन्ग हुआ है कि जैसे इसको पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी गलतियां हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। देखिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या, चेंज है ना, चेंज है मतलब माइनस v2 माइनस v1। लेकिन हम लीनियर में क्या करते हैं, लीनियर में हमारा वेलोसिटी क्या होता है मालूम है आपको, v माइनस u। ये जो u होता है ना इनिशियल वेलोसिटी था, और ये क्या होता है v जो होता है ना फाइनल वेलोसिटी था। तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रहेगा। काफी गलतियां हो गई है इसमें, देखो इसमें जो भी पीडीएफ में गलतियां है उसको मैं यहाँ पे सुधार कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो एक्सीलरेशन कर रहे हैं ना, एक्सीलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, ठीक है। और पर यूनिट टाइम तो लिखना ही नहीं आपको क्योंकि रेट दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये चेंज है इसलिए दोनों माइनस हो गया, रेट है इसलिए डिवाइड बाय टाइम हो गया, समझे। कोई पूछा डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला a इज इक्वल टू v अपॉन t। कैसे आया, u का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, u का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो v अपॉन t। सब सिमिलर टॉपिक है, कुछ अलग नहीं पढ़ाया हूं, सब तीनों टॉपिक एक जैसा लेके गया हूं। यूनिट क्या होगा बता दो। अच्छा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और इसका एक सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्राइक नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या हुआ, इसका जो यूनिट था, इसका एंगुलर था ना, तो ये क्या था, रेट पर सेकंड, इसका हो गया, इसमें एक सेकंड आएगा तो रेट पर सेकंड, समझे। रेट क्या हो गया, रेडियन, क्या हो गया, रेडियन, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना था, एंगुलर नहीं बोला मैंने, तो यहाँ पे ये चीज लीनियर में होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का यूनिट भी हो गया, समझ में आया, बात इतना समझा। नेक्स्ट देखते क्या है, आ गया आपको ये सभी चीज समझने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन। अब देखो सर्कुलर मोशन क्या था, इट इज द मूवमेंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इधर से याद करो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। क्या होगा, सर्कुलर मोशन क्या होगा, अगर कोई भी एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है और इसके यहाँ पे कोई भी चीज मूव कर रहा है तो ये कहा जाएगा सर्कुलर मोशन, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो एग्जांपल से दिया हुआ है कि इसमें जो है इस तरीके से, अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट है और प्लैनेट घूम रहा है, तो कैसा घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो कैसा परफॉर्म हो रहा है, कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बताया कि अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे भी बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसा घूमते 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 एक ऑर्बिट पे घूमते रहेगा, ये सर्कुलर पाथ पे घूमते रहेगा, जिसे तुम सर्कमफ्रेंस बोल सकते हो, सर्कुलर पाथ बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें जो वेलोसिटी, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, इसकी जो वेलोसिटी होता है ना टेंजेंशियल होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल। देखिए इसमें खास बात क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट जो होगा टेंजेंशियल मूव करेगा। कैसा, वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। जैसे अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये मत समझिए ऐसे सर्कल पकड़ के चले जाएगा, ऐसा नहीं, ये टेंजेंशियल जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, तब ये सर्कल बनते हुए जाएगा। तो ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। कैसा जाता है, टेंजेंशियल। आपको लगता है कि वो ये ऐसा घूमते हुए, नहीं, वो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, टेंजेंशियल है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। देखो यहाँ पर बनाया हुआ, ठीक है। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन समझ में आ गया क्या होता है सर्कुलर मोशन। आप इसे भी बोल सकते हो, देखो एक डेफिनेशन में सिंपल सी बता सकता हूँ, द मोशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड रोटेशनल डायनामिक होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सब इसके जैसे, रोटेशनल डायनामिक भी इसके जैसे ही है, ठीक है, जिसमें डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है।